जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से हम कोशिका की ओर चलते हैं। आज हम लास्ट टॉपिक चर्चा करेंगे कोशिका का एम प्रावस्था। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की बात चल रही थी, जिसमें हमने सेल साइकिल का एक प्रारूप यानी इंटरफेज अवस्था पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एम प्रावस्था। क्या पढ़ेंगे? एम प्रावस्था। और एम प्रावस्था के हम दो प्रारूप पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, या हम कहेंगे एम प्रावस्था को दो भागों में बांटते हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्यी विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इन दोनों को हम पढ़ेंगे किसमें? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां पर हमारा आज का पहला टॉपिक लिखते हैं एम प्रावस्था। क्या लिखते हैं बेटा? एम प्रावस्था। और देखो, इस एम प्रावस्था के लिए अगर हम बात करें, इस एम प्रावस्था के लिए हम बात करें तो इसको हम बेटा सूत्री प्रावस्था कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सूत्री प्रावस्था। और इस सूत्री प्रावस्था को हम नाटकीय प्रावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाटकीय प्रावस्था, यानी कि ड्रामा करने वाली प्रावस्था कहते हैं। कभी कुछ दिखाएगी आपको, कभी कुछ दिखाएगी, कभी दिखाएगी नहीं अपने पास में, कभी बनाने का काम करेगी। तो इस पूरे को क्या कह रहे हैं? नाटकीय प्रावस्था। जैसे हम कोई फिल्म या सीरियल देखते हैं तो उसके अंदर अपन देखते हैं ना कि जो हीरो है वो कभी विलन में भी आता है, कभी हीरो में आता है, कभी कॉमेडी कर रहा है, कभी क्या कर। तो सेम एम प्रावस्था का काम है, ये भी हमें कॉमेडी करवा रही है यहाँ बिठा के। कैसे होगा तो उसकी बात करेंगे। तो एम प्रावस्था में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा समसूत्री विभाजन की। किसकी बात करेंगे बेटा? समसूत्री विभाजन की। और इस समसूत्री विभाजन को हम माइटोसिस कह सकते हैं। क्या कहेंगे? माइटोसिस कहते हैं। अच्छा देखो, एक चीज समझो आप, माइटोसिस के लिए आप समझो, अपने पास में पहले भी कई बार बात हो चुकी है, जब हम बहुत सारे टॉपिक से पढ़े थे तब बात की थी कि सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब यहाँ पर विभाजन से लेंगे अपने। तो समान विभाजन जो हो रहा है, समान विभाजन जो हो रहा है वो समसूत्री विभाजन है। अब बात करें हमारे शरीर में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर समान विभाजन हो रहा है? तो हमारे पास में दो सेल्स हैं, एक कायिक सेल्स है बेटा और एक क्या है? जनिक सेल्स। तो जो कायिक सेल्स है, जो कायिक सेल है, कायिक सेल्स में होने वाला विभाजन, कायिक सेल्स में होने वाला विभाजन क्या है? समसूत्री। कायिक को बेटा हम बोलेंगे वेजिटेटिव। कौन सी सेल बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। अच्छा देखो, कायिक कोशिका में हो रहा है समान विभाजन हो रहा है, तो हमने जनन दो पढ़े, लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक में भी तो समान पोर्शन होता है, तो सिंपल याद रखो, सिंपल बात याद रखो, अलैंगिक जनन या अलैंगिक विभाजन के दौरान, विभाजन के दौरान होने वाला ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अब देखो यहां पर हमारे पास में समान विभाजन हो रहा है। देखो समसूत्री विभाजन का मतलब मैं लिख दूं यहां पे समान विभाजन। समान विभाजन मतलब बेटा समान बंटवारा। समान विभाजन मतलब समान बंटवारा। तो यहां पे सिंपल लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी बेटा? समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जितने गुणसूत्र हमें दे रखे होंगे उतने ही रहेंगे, ज्यादा नहीं होंगे ना कम होंगे। जैसे 46 है तो 46 पे काम होगा, 23 है तो 23 पे काम होगा, 10 है तो 10 पे काम होगा, 20 है तो 20 पे काम होगा। कम बत्ती नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। कैसे रहेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक और बात करें यहीं पे, आनुवांशिक विविधता
नहीं आती है। क्या नहीं आती बेटा? आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि समान काम हो रहा है, समान काम हो रहा है, जितने थे उतने ही रह रहे हैं, तो कहीं से कोई मिक्सअप का काम ही नहीं है, तो आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती है, या मैं लिख दूं कि भिन्नता नहीं होती है, भिन्नता नहीं होती है। क्लियर बात है? ये बात किसकी हो गई बेटा? समसूत्री विभाजन की। अच्छा, समसूत्री विभाजन पाया कौन सी कोशिका, किन किन में पाया जाता है? तो देखो, समसूत्री विभाजन के लिए आप एक चीज समझो, समसूत्री विभाजन के लिए, समसूत्री विभाजन, और इस समसूत्री विभाजन के लिए दो पोर्शन बांट दो आप। पहली बात हमने की थी कि कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन की जो बात होती है हम यूकेरियोट्स में करते हैं। किसमें कर रहे हैं? यूकेरियोट्स में। और यूकेरियोट्स में दो ही सेल आती है बेटा, एक हमारे पास में आती है बेटा प्लांट सेल, जिसे हम क्या लिखेंगे? पादप कोशिका। और एक होती है बेटा हमारे पास में एनिमल सेल, जिसे हम क्या लिखते हुए आए हैं? जंतु कोशिका। क्लियर बात है? अच्छा, प्लांट सेल में बात करें, प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट्स की जो सेल्स होती है वो द्विगुणित भी होती है और अगुणित भी होती है, तो दोनों सेल्स में पाया जाता है। तो हम लिख देंगे प्लांट्स में द्विगुणित व अगुणित दोनों सेल्स में पाई जाती है, दोनों सेल्स में पाई जाती है, कोई फेरबदल नहीं होगा यहां पे। अगर जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में याद रखना केवल बेटा कौन सी सेल्स में? द्विगुणित सेल्स में। कौन से सेल्स में? द्विगुणित सेल्स में मौजूद। क्लियर बात है? आप कहोगे सर अगुणित नहीं पाई जाती क्या? तो फिर एक और याद रख लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे, अपवाद स्वरूप बात कर ले, अपवाद स्वरूप बात कर ले तो नर मधुमक्खी जो होती है, नर मधुमक्खी जो होती है वो यहां क्या होती है बेटा? अगुणित। यानी कि एनिमल्स में सभी सेल्स क्या है? द्विगुणित। समसूत्री विभाजन क्या है? द्विगुणित कोशिकाओं में हो रहा है। किसमें? जंतुओं में। लेकिन अगर हम अपवाद स्वरूप बात करें तो नर मधुमक्खी क्या होती है? अगुणित। तो उसके अंदर ये क्या होता है? उसके अंदर भी क्या होता है? समसूत्री विभाजन। प्लांट्स में तो दोनों है, जबकि जंतुओं में क्या है? केवल एक है बेटा, द्विगुणित। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे अपवाद स्वरूप बात करें, नर मधुमक्खी जिसे हम ड्रोन कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? ड्रोन कहते हैं। क्लियर बात है? ये हो गया हमारे पास में समसूत्री विभाजन की बात। अच्छा, अब समसूत्री विभाजन का मतलब समझते हैं अपन। अब क्यों कह रहे थे अपन? देखो बेटा, ये हमारे पास में 2n है। देखो इसको अपन मैं रिलेट करना चाहूं तो मैंने थोड़े दिन पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ाया, तो वहां पर अपन ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी, और गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis वाला टॉपिक पढ़े थे। तो वहां पर हमने सेम प्रोसेस बनाया था। क्या बनाया था? सेम प्रोसेस बनाया था। जिसको समझो, देखो 2n है, 2n के अंदर हमने समसूत्री विभाजन की बेटा, तो 2n में अगर हम समसूत्री विभाजन कर रहे हैं, ये 2n है, 2n के अंदर हमने समसूत्री विभाजन की, तो हमारे पास में सेम प्रोसेस बन रहा है। क्लियर बात है? अगर हम इसके बाद एक बार और समसूत्री विभाजन करें तो हमारे पास में फिर 2n बन के आ रहा है। फिर क्या बन के आ रहा है बेटा? 2n बन के आ रहा है। अगर इसी प्रकार हमें एक बार और विभाजन करें तो फिर ये वापस से 2n बनाएगा। मैंने क्या कहा बेटा? कोई भी कोशिका अगर समसूत्री रूप से विभाजित हो रही है तो वो अपना डबल बनाएगी। क्या कर देगी बेटा? डबल कर देगी, एक का डबल कर देगी। हमने एक कोशिका ली थी, एक से 2 बढ़ा दी, 2 से 4 बढ़ा दी, और 4 से अब हमने क्या बढ़ा दी बेटा? 8 बढ़ा दी। तो समसूत्री विभाजन जितनी बार होगा अपने पास में, उतनी बार वो सामने वाली संख्या को डबल कर देगा, सामने वाली संख्या को डबल कर देगा बेटा, ये याद रखना है आपको। अच्छा, इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर एक सूत्र की बात करें तो 2 की पावर n लिख सकते हैं अपन। n क्या है अपने पास में? n क्या है अपने पास में बेटा? तो n यहां पर समसूत्री विभाजन है। n क्या है यहाँ पे? समसूत्री विभाजन है।
और समसूत्री विभाजन का मतलब डबल की बात होगी। सपोज देन मैं बात करूं यहाँ पे 2 की पावर 8 की बात कर रहा हूँ, 2 की पावर 8 की बात कर रहा हूं, तो मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि यहाँ पर 8 का मतलब क्या है, समसूत्री विभाजन 8 बार हो रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 2 5 6 7 और 1 8, 8 बार 2 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 64 28 256। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 8 बार समसूत्री विभाजन करते हैं, 8 बार समसूत्री विभाजन करते हैं तो 256 सेल्स प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होंगी, 256 सेल्स। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी रिलेट कर सकते हैं कि 256 सेल्स बनाने के लिए हमें कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने की पड़ेगी हमें, 8 समसूत्री विभाजन की। 128 बनानी है तो 7 की पड़ेगी, 64 बनानी है तो 6 की पड़ेगी। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से डबल करते हुए चलेंगे। ठीक है, 2 का पढ़ा, 2 की संख्या को डबल करना सीख लो। 2 2 4 2 4 4 8 8 16 32 64। बचपन में खेलते थे ये खेल, तो इस खेल को एक बार दोबारा से रिपीट कर लो। और कई बार अपने मोबाइल के अंदर भी ये गेम चल रहा होता है, तो इससे हमें समसूत्री विभाजन अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, तो बेटा अब हम बात करेंगे, सूत्री प्रावस्था की बात चल रही है। अब इस सूत्री प्रावस्था के लिए, सूत्री प्रावस्था के लिए 2 पॉइंटों की बात थी अपने पास में, 2 पॉइंटों की बात थी। एक क्या था अपने पास में बेटा, केंद्रक विभाजन, जिसे मैंने क्या कहा था, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहा था मैंने, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा अपन ने क्या लिखा था, कोशिका द्रव्यी विभाजन। क्या लिखा था, कोशिका द्रव्यी विभाजन, जिसे हमने क्या नाम दिया था, साइटोकाइनेसिस। क्या नाम दिया था, साइटोकाइनेसिस। अब तो होता क्या है बेटा, समझो सिंपल सी बात है, हमारे पास में ये कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक बैठा है, ये क्या हो गया अपने पास में, न्यूक्लियस, ये क्या है हमारे पास में, कोई भी सेल है, इसमें आगे चलेगा तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। और ये कैरियोकाइनेसिस बटेगा तो 2 में बटेगा। कितने में बटेगा, 2 में बटेगा। अब वापस चलकर आगे आएगा तो हम कौन सा कर देंगे, साइटोकाइनेसिस। सॉरी भाई, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस से एक सेल्स बीच में केंद्र, तो साइटोकाइनेसिस किया तो 2 सेल्स बन गई, क्योंकि बीच में से टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा बेटा, कई बार क्या होगा, याद रखना, कई बार 30 स्टार लगाकर लिखते हैं, केंद्रक विभाजन के बाद, केंद्रक विभाजन के बाद, केंद्रक विभाजन के बाद में साइटोकाइनेसिस ना होकर, साइटोकाइनेसिस ना होकर वापस क्या हो जाएगा बेटा, वापस क्या हो जाएगा, केंद्रक विभाजन, वापस क्या हो जाएगा, केंद्रक विभाजन। और उसे हम क्या कहेंगे बेटा, बहुकेंद्रिकी अवस्था। क्या कहेंगे, बहुकेंद्रिकी अवस्था कहते हैं। क्लियर बात है। अब सिंपल बात है, ये अपने पास में 2 बना दिया था, अब अगर कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा तो 2 की 4 बना देगा, 4 केंद्रक हो जाएंगे। अच्छा, किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं बेटा, नारियल का पानी, नारियल का जो पानी होता है उसमें। अगर हम बात करें तो यहाँ पे यहां अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की बात कर सकते हैं, किसकी बात करेंगे, एंडोस्पर्म की बात करेंगे, जहां पर 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय अवस्था देखने को मिलती है। क्लियर बात है, यह बात होगी। अब हम शुरुआत करते हैं एक विभाजन की, तो हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर हम सबसे पहले लेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या लेंगे, कैरियोकाइनेसिस। क्या कह रहे हैं बेटा इसको, केंद्रक विभाजन। क्या कहेंगे, केंद्रक विभाजन। और याद करो केंद्रक विभाजन में क्या होगा बेटा, यहां पर 4 प्रावस्था पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, 4 प्रावस्था पाई जाएंगी। अब इन 4 प्रावस्थाओं का क्रम क्या रहेगा बेटा,
तो क्रम में इनको याद रखना है बेटा, प्रोफेज, दूसरा आपको रखना है मेटाफेज, तीसरा आपको बेटा रखना है एनाफेज, और चौथा बेटा आपको रखना है टीलोफेज। क्लियर बात है? समझो, प्रोफेज को हम लिखेंगे बेटा पूर्वावस्था, क्या लिखेंगे? पूर्वावस्था। मेटाफेज को बेटा हम लिखेंगे मध्यावस्था, एना को हम लिखेंगे बेटा पश्चावस्था, और वहीं टीलो को हम लिख देंगे अंत्यावस्था। क्लियर बात है बेटा? एक एक लाइन के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं, बाद में इनका डेरिवेटिव रूप समझेंगे अपने पास में। प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में क्या होगा बेटा? क्रोमेटिन का संघनन। क्या होगा बेटा? क्रोमेटिन का संघनन होगा। क्रोमेटिन आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे, और क्या बनाने की कोशिश करेंगे? गुणसूत्र। क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। क्लियर बात है? अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में क्या होगा? जो बने हुए गुणसूत्र हैं, जो बने हुए गुणसूत्र है बेटा, वो किस पे आएंगे? तर्कु तंतु पर आकर जुड़ते हैं। ठीक है? अब तर्कु तंतु पर इन गुणसूत्रों को जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा कौन? तो उसके लिए आपको याद रखना है बेटा काइनेटोफोर। कौन जोड़ेगा? काइनेटोफोर या काइनेटोकोर। अब पश्चावस्था में क्या होगा? ये जो गुणसूत्र तर्कु तंतु पर आकर जुड़े थे, ये कहां चले जाएंगे बेटा? विपरीत ध्रुवों की ओर। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गमन करते हैं। क्लियर बात है? अंत्यावस्था में क्या होगा? तो हम सिंपल बात कहेंगे, अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही टीलोफेज पूरा होगा अपने पास में, कोशिका द्रव्य विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात है? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के लिए एक एक लाइन के अंदर समझाए तो ये बात। अच्छा, इनका विस्तृत रूप देखते हैं अपन। क्या देखते हैं बेटा? विस्तृत रूप देखते हैं। तो विस्तृत रूप के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। किसकी बात करेंगे? प्रोफेज की बात करेंगे। अच्छा, प्रोफेज के लिए पहले हम क्या बनाए? गुणसूत्र बनाए। एक क्या बनाया अपने पास में? गुणसूत्र। ये प्रावस्थाएं थी अपने पास में। इसके अंदर हमने क्या बनाया था बेटा? डीएनए था। ये डीएनए आ गया। ठीक है, ये डीएनए आ गया। एक गुणसूत्र में ये है, इसी गुणसूत्र को हम फिर आके डोलेंगे, ये मान के चलो घुमा के डोलेंगे। तो देखो, ये अवस्था ऐसे है और ये अवस्था हमारे पास में ऐसे है। ये आपस में क्या होंगे? संघनन करेंगे, और संघनन करके क्या बनाएंगे? गुणसूत्र। अच्छा, एक गुणसूत्र में क्या है बेटा? एक, दो। दो तो क्या है बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड। दो तो क्या है बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्या है अपने पास में? सेंट्रोमियर। एक क्या है? सेंट्रोमियर। एक क्या है इनके अंदर? काइनेटोफोर। काइनेटोकोर। क्लियर बात है? मोटी मोटी बात ये करेंगे, डीएनए है इनकी बाद में बात। अच्छा, होता क्या है इनमें? होता क्या है इनमें? तो इसके लिए अपन एक डायग्राम सा बना रखा है। ये दो डायग्राम्स पोर्शन अपने पास में एनसीईआरटी के अंदर ऐसे कैसे दे रखे हैं। ये हम शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट से। तो देखो, प्रारंभिक पूर्वावस्था की बात करें, प्रारंभिक पूर्वावस्था की अगर हम बात करें, तो हमारे पास में प्रारंभिक पूर्वावस्था में होगा क्या? समझो पहले बात। तो इसमें पहली लाइन होगी अपनी पास में यहाँ पे, कि जो क्रोमेटिन के कण है, जो क्रोमेटिन की जो रेसे हैं बेटा, वो क्या करेंगे? संघनन। क्या करेंगे? संघनन। तो ये हमारे पास में देखो, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के हिस्से हैं अपने पास में, क्रोमेटिन के रेशे हैं।
अब ये क्रोमेटिन के रेशे आपस में क्या कर रहे हैं, संघनन कर रहे हैं, और संघनन के फलस्वरूप ये बना रहे क्रोमेटिड। क्या बना रहे हैं, क्रोमेटिड। और हमें पता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और गुणसूत्र, तो अंत में बनना गुणसूत्र ही अपने पास में, तो क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर क्या बनाएंगे, गुणसूत्र। तो हमने क्या कहा, क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर के क्रोमेटिड में, और क्रोमेटिड किस में आएगा, गुणसूत्र में। क्लियर बात है, ये पूर्वावस्था की बात हो गई। अच्छा, फिर पूर्वावस्था में एक चीज और कहते हैं अपन, एक चीज और कहते हैं कि जो एस में होता है ना, जो एस में होता है वो G2 में, और जो G2 में होगा वो प्रोफेज में। क्यों होगा, देखो हमने क्या पढ़ा, अंतरावस्था, अंतरावस्था में जीवन पढ़ी, जीवन के बाद हमने क्या पढ़ा, एस प्रावस्था पढ़ी, एस के बाद में क्या पढ़ा बेटा हमने, G2, और G2 के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज। तो सिंपल बात समझो, जो जीवन में था वो किस में आया, एस में, एस में जो था वो किस में आया, G2 में, G2 में आएगा जो किस में जाएगा, प्रोफेज में, प्रोफेज वाला मेटा में, मेटा वाला एना में, एना वाला टीलो में। तो सिंपल बात में G2 का मेटेरियल प्रोफेज में आ गया, एस का मेटेरियल G2 में है, तो एस में हमने क्या कहा था, डीएनए का द्विगुणन होगा, तो डीएनए आ गया अपने पास में। हमने कहा था कि हिस्टोन प्रोटीन का भी द्विगुणन, वो भी आ गया। हमने एक चीज और कही थी, तारक केंद्र का भी द्विगुणन होता है, तो प्रोफेज किसको लाएगा, तारक केंद्रों को। किसको लाएगा, तारक केंद्रों को। क्यों लाएगा, क्योंकि ये जो तारक केंद्र है, ये जो तारक केंद्र है वो आगे चलकर क्या बनवाएंगे अपने पास में बेटा, तर्कु तंतु। क्या बनवाएंगे, तर्कु तंतु। अच्छा, तर्कु तंतु किससे बने, ये तर्कु तंतु किससे बने, तारक केंद्र से। अच्छा, इनमें क्या है, सेंट्रियोल है, इनमें क्या है, सेंट्रियोल है, या मैं कहूं इनमें सूक्ष्म नलिकाएं हैं, और सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबलिन प्रोटीन से बनी है। तर्कु तंतु, तर्कु तंतु किसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स में, और माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बना बेटा, ट्यूबलिन प्रोटीन से। क्लियर बात है। अब देखो यहां पर एक झिल्ली यार पूर्ण रूप से कवर्ड है, देखो यहां पर देखो ये झिल्ली टूटना स्टार्ट कर दी, तो हम लिखेंगे यहां पे केंद्रक या केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, जीबी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य कोशिकांग क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। पूर्वावस्था के अंदर याद रखना है आपको, पूर्वावस्था के अंदर याद रखना है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व अन्य कोशिकांग, व अन्य कोशिकांग क्या हो जाएंगे बेटा, विलुप्त। किस में से, प्रोफेज में से। अब प्रोफेज का आएगा मेटा में, प्रोफेज का आएगा मेटा में, या मैं कहूं कि क्रोमेटिन में बने जो गुणसूत्र थे वो किधर जाने लगेंगे, मध्यावस्था की ओर। तो ये मध्यावस्था आ गई, ये क्या आ गई, मध्यावस्था। अब देखो मेटा में क्या होगा, जो गुणसूत्र हमारे पास में संघनित हो रहे थे, या क्रोमेटिन जो संघनित हो रहे थे वो यहां पर ज्यादा संघनित होंगे, यहां पर ज्यादा संघनित होंगे और गुणसूत्र बनाएंगे। गुणसूत्र बनना कहां स्टार्ट हो गया था, प्रोफेज में, लेकिन आकारिकी का, गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन कहां होगा बेटा, मेटाफेज में। गुणसूत्र की मॉर्फोलॉजी का स्टडी कहां होगा, मेटाफेज में। मेटाफेज में और क्या होगा, ये देखो ये जो गुणसूत्र है अब यहां पे चिपक गए, देखो ये चिपक गए यहां पे बेटा, मिडिल प्लेट पे आ गए। तो याद रखना गुणसूत्र, गुणसूत्र कहां आ जाएंगे बेटा, मध्य रेखा पर। कहां आएंगे, मध्य रेखा पर। दूसरी चीज समझो, ये जो गुणसूत्र है ये तर्कु तंतु से जुड़ रहे, तर्कु तंतु से जुड़ रहे हैं, और इनको कौन जोड़ रहा है बेटा, काइनेटोकोर। तो याद रखना गुणसूत्र को, गुणसूत्र को तर्कु तंतु से कौन जोड़ेगा, काइनेटोफोर। क्लियर बात है, ये बात किसकी हो गई, मध्यावस्था की। अब तर्कु तंतु किससे बना, सूक्ष्म नलिकाओं से। सूक्ष्म नलिकाएं कौन बना रहा है, ट्यूबलिन प्रोटीन। कौन बना रहा है, ट्यूबलिन प्रोटीन। और ट्यूबलिन प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर बेटा 97% होती है। ट्यूबलिन प्रोटीन की जो मात्रा होगी
वो कितनी होगी 97। आरएनए की मात्रा यहाँ पर होती है 3%, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन प्लस आरएनए मिलकर क्या बनाएंगे, तर्कु तंतु बनाएंगे। क्लियर बात है। इसके बाद आ जाओ पश्चावस्था में। मैंने क्या कहा, पश्चावस्था में विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। तो ये देखो गुणसूत्र कहाँ चले गए, अलग ध्रुवों पे। गुणसूत्र कहाँ आ गए, विपरीत ध्रुवों पर। कहाँ आ गए बेटा, विपरीत ध्रुवों पर। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर आ गए। अब सुनो बात को, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर आए तो कोई तो टूटा, कोई तो टूटा, तो याद रखना सेंट्रोमियर का विघटन हो जाता है। सेंट्रोमियर का क्या हो जाएगा बेटा, विघटन। और जैसे ही सेंट्रोमियर का विघटन होगा तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाएगी, जिसमें सेंट्रोमियर आगे की ओर होगा और गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स जो होंगे वो पीछे की ओर होंगे। तो देखो ये तो रहा अपने पास में सेंट्रोमियर आगे की ओर, और ये क्रोमेटिड कहाँ रहे अपने पास में, पीछे की ओर। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना कि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखो, थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था, टू सिस्टर क्रोमेटिड बताई थी। यहाँ पे क्या बताई थी, टू सिस्टर क्रोमेटिड बताई थी ना। अब ये जो टू सिस्टर क्रोमेटिड थी ये कहां से आई थी अपने पास में, एस प्रावस्था में। एस प्रावस्था के अंतर्गत क्या हुआ था, द्विविगुणन, और द्विविगुणन से यहां पर अपने पास में 2C क्रोमेटिड से 4C बना था। 2C क्रोमेटिड से क्या बना था, 4C बना था। और जैसे ही अपन एनाफेज में आते हैं, जैसे ही हम एनाफेज में आएंगे तो ये वापस से 4C से किस में आ जाएगा बेटा, वापस 4C से किस में आ जाएगा, 2C में। अब देखो अब एक सिंगल ही तो चल रहा है अपने पास में, तो क्रोमेटिड जो होंगे अपने पास में बेटा, क्रोमेटिड जो होंगे वापस 4C से क्या हो जाएंगे, 2C। पहले 2C थे तो हमने S में लाकर 4C किया, मेटाफेज तक साथ लेके आए 4C को, अब वापस से किस में लिया है, 2C के अंदर। क्लियर बात है। अब क्या होगा अपने पास में, अंत्यावस्था के अंदर बीच में से ये टूट जाएंगे और दो भाग बना लेंगे, दो भाग बना लेंगे। दूसरी बात, जो चीजें हमने गायब की थी, केंद्रक झिल्ली, कोशिकांग व अन्य कोशिकांग जो विलुप्त हुए थे, वो अंत्यावस्था के अंदर वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। केंद्रक झिल्ली भी बन जाएगी, केंद्रिका भी आ जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जीवी सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, जहां इनको अलग कर देंगे, फिर बाद में ये किस में चले जाएंगे, अंतरावस्था में, फिर जीवन में चले जाएंगे। तो अब देखो यहां पे क्या करना है हमें, यहां पर हमें क्या करना है बेटा, कोशिका द्रव्य विभाजन। किसकी बात करेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन की। अब कोशिका द्रव्य विभाजन के भी दो पार्ट हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन के भी कितने पार्ट है, दो पार्ट है। पहला अपने पास में वही जंतुओं की बात होगी, जंतु कोशिका की। दूसरा किसकी बात होगी बेटा, पादप कोशिका की। अब सिंपल बात समझो, जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होगा वो विदलन के द्वारा होगा। किसके द्वारा, विदलन के द्वारा विभाजन। अब विदलन की प्रोसेस के द्वारा ये टूटेगा। विदलन ना याद रहे तो बेटा ये याद रखना, खांच के द्वारा विभाजन। पादपों की बात करें तो पादपों में याद रखना बेटा, कोशिका पट्टी। क्या बनाएंगे, कोशिका पट्टी द्वारा विभाजन, कोशिका पट्टी द्वारा विभाजन। या सिंपल बात याद रखो, यदि 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 कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की ओर संकुचित होती है बेटा। किधर हो रही है, बाहर से अंदर की ओर संकुचित हो रही है, या आ रही है, सिकुड़ रही है, ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अगर यूं आ रही है अपने पास में तो कौन सा है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन। अगर यही चीज कहां जा रही है, भीतर से बाहर की ओर, किधर संकुचित हो रही है बेटा, भीतर से बाहर की ओर संकुचित हो रही है,
तो हमारे पास में कौन सा होगा, कोशिका प्लेट का निर्माण। भीतर से बाहर की ओर यूं यूं जा रही है बेटा, क्यों जा रही है, यूं। जंतु कोशिका में यूं, पादप कोशिका में यूं। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा। यहां पर एक मैंने पहले बता दी कि कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, केंद्रक द्रव्य विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन। कई बार नहीं होता है तो डायरेक्ट केंद्रक के बाद में केंद्रक हो जाता है। उसके लिए अपन ने किसकी बात कर ली थी, नारियल के एंडोस्पर्म में बात कर ली थी। अब हम बात करें बेटा महत्व, अब हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन के महत्व की। तो सबसे पहले याद रखो, कोशिका के वृद्धि में सहायक। किसमें सहायक है बेटा, कोशिका के वृद्धि में सहायक। कोशिका की ग्रोथ में कौन सहायक है, माइटोसिस। कोशिका की ग्रोथ में कौन सहायक है, माइटोसिस। मैं कहूं भ्रूण के विकास में सहायक, मैं कहूं भ्रूण के विकास में सहायक, यानी भ्रूण को डेवलपमेंट करवाने में किसका हाथ है, समसूत्री विभाजन का। मैं कहूं बेटा यहां पे, मैं कहूं यहां पे पुरानी कोशिका से, पुरानी कोशिका से नई कोशिका के निर्माण में, पुरानी कोशिका से नई कोशिका के निर्माण में कौन सहायक है, समसूत्री विभाजन। याद करो ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चोव का आधुनिक सिद्धांत, जिसमें कहा था पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। या मैं कहूं कोशिका की मरम्मत में, या मैं कहूं कोशिका की मरम्मत में सहायक। ये सब किसके उदाहरण होंगे, ये किसके महत्व होंगे, समसूत्री विभाजन के। क्लियर बात है। अब हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की। अब हम बात करेंगे बेटा अर्धसूत्री विभाजन की। अब हम किसकी बात करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन की। और इस अर्धसूत्री विभाजन, इस अर्धसूत्री विभाजन को बेटा हम कहेंगे मियोसिस। क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। सिंपल बात समझो बेटा, नाम पे चलते हैं, नाम के साथ में इनकी कहानी रचते हैं। मियोसिस का मतलब होता है आधा, मियोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, आधा करना। क्लियर बात है। आधा कब करेंगे उसकी भी बात करेंगे। या मैं सिंपल लिखा दूं बेटा, मियोसिस प्रोसेस जो होगा, मियोसिस प्रोसेस जो होगा, या मैं लिखूं यह विभाजन, यह विभाजन कौन से जनन के दौरान होगा बेटा, लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान होता है। वो किसकी तरफ हो रहा था, अलैंगिक की तरफ। माइटोसिस का उल्टा करेंगे, पूरा खेल माइटोसिस का उल्टा करके पढ़ेंगे इसको अपन। जो माइटोसिस में पढ़ा वो अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट पढ़ेंगे, उल्टा करके पढ़ेंगे। वो सीधा था, इसको उल्टा पढ़ेंगे। वो अलैंगिक पे काम कर रहा था, ये किस पे काम कर रहा है, लैंगिक पे काम कर रहा है। दूसरी बात, वो किस पे काम कर रहा था, कायिक कोशिकाओं पे। किस पे, कायिक पे। ये किस पे काम करेगा बेटा, जनिक पे। तो हम लिखेंगे यह जनिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है बेटा, जनिक कोशिकाओं में होता है। और जनिक कोशिकाओं को बेटा हम लिख सकते हैं जर्म सेल। क्या लिखेंगे, जर्म सेल। अच्छा, अब अर्धसूत्री विभाजन क्यों चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन क्यों चाहिए, लैंगिक जनन क्यों चाहिए हमें। तो लैंगिक जनन के दौरान क्या बनाते हैं हम, गैमेट्स बनाते हैं। तो याद रखना, यह विभाजन, यह विभाजन युग्मक निर्माण में सहायक है, युग्मक निर्माण में सहायक है। किसमें सहायक है, युग्मक निर्माण में। अब देखो युग्मक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। नर युग्मक कौन सा बेटा, स्पर्म। मादा युग्मक क्या बेटा, ओव्यूम। अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो नर युग्मक है, स्पर्म है, ये क्या होता है, गतिशील। ओव्यूम क्या होती है बेटा, अगतिशील। ओव्यूम क्या होगी बेटा, अगतिशील होगी। तो ये हो गए अर्धसूत्री विभाजन के कुछ पॉइंट्स। यहां पे अगर हम और कुछ बात करें अर्धसूत्री विभाजन के लिए, तो याद रखो वहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, समान। तो यहां लिखे, यहां या ऐसे लिखे, इस विभाजन में, इस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है बेटा,
आधी, क्या हो जाती है, आधी। क्लियर बात है। दूसरी चीज समझो, अब गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई तो उनको पूरा करना होगा, पूरा करना होगा तो कहीं दूर से लाना पड़ेगा, दूर से लाएंगे अपन तो मिलाएंगे, मिलाएंगे तो विभिन्नता आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हम लिख दे आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता आ जाती है। क्लियर बात है। दूसरी चीज और समझो बेटा, पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन या जीन विनिमय की क्रिया होती है, जीन विनिमय की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर कहां होगा, क्रॉसिंग ओवर कहां होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। क्लियर बात है। कैसे होगा तो समझो, हमारे पास में कोशिका वही द्विगुणित रहेगी। सबसे पहले द्विगुणित में हम करेंगे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट, और ये मियोसिस फर्स्ट इसको क्या करेगा बेटा, आधा। अब देखो ये मियोसिस फर्स्ट में वापस से एक बार और विभाजन होगा और ये क्या करेगा, एनएन बनाएगा। क्या बनाएगा, एनएन बनाएगा। और इसको हम नाम देंगे बेटा मियोसिस सेकंड। क्या नाम देंगे, मियोसिस सेकंड। अच्छा देखो, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की तो समझ गए कि आधा कर रहा है, जो अर्धसूत्री की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन ये जो सेकंड है ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, समसूत्री की तरह। तो इनका सिंपल सा समझो आप बात को, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड रहता किसके साथ में है, अर्धसूत्री विभाजन के साथ में। किसके साथ में, अर्धसूत्री विभाजन के साथ में। लेकिन काम, व्यवहार या पूरा का पूरा कार्य किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, समसूत्र की तरह। तो सीधी सी बात है, खाता किसी और का, बजाता किसी और का है, काम किसी और का करता है। तो घर वाले भी दुखी है, यानी अर्धसूत्री विभाजन भी दुखी है इससे कि भाई तू मेरा खाता है तो मेरा क्यों नहीं करता। ये कहता नहीं, मैं तो काम किसका करूंगा, माइटोसिस का। किसका काम करूंगा बेटा, माइटोसिस का। तो ये जो चार मैंने बनाए ना बेटा, ये जो चार मैंने बनाए ये अगुणित सेल्स अपने पास में। और युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित। तो याद रखना अपने पास में एक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, एक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर युग्मक बनेंगे चार। कितने बनेंगे, चार। एक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर युग्मक कितने बनेंगे, चार बनेंगे। वही अगर एक अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो मादा युग्मक जो होंगे, मादा युग्मक कितनी बनेंगी, एक। यानी ओयुम कितना बनेगा, एक बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है वो किसको सपोर्ट करेंगी, एक ही सेल्स को सपोर्ट करेंगी। क्लियर बात है। अब आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि 50 से शुक्राणु बनाने हैं, 50 शुक्राणु बनाने, तो हमें 50 शुक्राणु बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे इसके अंदर अपने पास में, जो आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अंडे के लिए पूछ ले कि 50 अंडे बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, तो एक से एक ही बन रहा है तो हम एक की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। अब हम बात करें वहीं, अब हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की। अब हम बात करें बेटा मियोसिस फर्स्ट की। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट में आधा हो रहा है, क्या हो रहा है, आधा। आधा का मतलब कम, कम हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा बेटा, इसको न्यूनकारी। कौन सा विभाजन कहूंगा बेटा, इसको मैं न्यूनकारी विभाजन कहूंगा। अब न्यूनकारी विभाजन मैं कह रहा हूं तो इंग्लिश में इसको मैं रिडक्शनल कह दूंगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तोड़ने वाला। क्या होगा, तोड़ने वाला। तो सीधी सी मियोसिस फर्स्ट के लिए एक लाइन लिख दो आप, एक लाइन लिख दो। तो वो लाइन क्या लिखोगे आप, इसमें गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है बेटा, आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब देखो मियोसिस फर्स्ट भी समसूत्री की तरह कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। सेम अकॉर्डिंगली समसूत्री की तरह लेके, मैंने कहा उल्टा कर दूंगा, मैं उल्टा कर दूंगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो देखो यहां पे मैंने प्रोफेज लिखा, प्रोफेज के साथ में मैंने लिखा मेटाफेज, मेटाफेज के साथ में मैंने क्या लिखा बेटा, एनाफेज, और एनाफेज के साथ में मैंने लिखा बेटा टीलोफेज। अब ध्यान समझो, मियोसिस में फर्स्ट लग रहा है तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट।
अब उठाओ प्रोफेज को, अब उठाओ प्रोफेज को। अब देखो उल्टे की बात चल रही थी, तो वहां प्रोफेज अवस्था क्या थी, सरल, और यहाँ पे प्रोफेज अवस्था क्या है बेटा, लंबी। क्या है, लंबी। वह क्या है, जटिल। लंबी प्रावस्था है और क्या है, जटिल प्रावस्था। क्यों है, क्योंकि इसके कितने प्रकार हैं बेटा, 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार। बाकी सिंगल है, प्रोफेज फर्स्ट क्या है, 5 प्रकारों में। तो समझो, ध्यान से समझो बेटा। पहली है लेप्टोटीन, और इनका सीरियल मत भूलना बेटा, सीरियलिटी पे क्वेश्चन आता है। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है बेटा अपने पास में पैकाइटीन या पैक्टीन बोल दो आप इसको, चौथा है अपने पास में डिप्लोटीन, चौथा है डिप्लोटीन, और पांचवा है डाइकाइनेसिस। पांचवा है बेटा डाइकाइनेसिस। अब देखो, ये जो लेप्टोटीन है, ये जो लेप्टोटीन है अपने पास में, इसको हम बोलते हैं बेटा तनुपट। क्या कहेंगे, तनुपट। जाइगोटीन को हम कहेंगे बेटा युग्मपट। क्या कहेंगे, युग्मपट। पैकाइटिन को बेटा हम कहेंगे स्थूलपट। डिप्लोटीन को बेटा हम कहेंगे द्विपट, और डाइकाइनेसिस को हम कहेंगे बेटा पारगतिकरम। क्या कहेंगे, पारगतिकरम। तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट की बात। अच्छा, अब एक एक को उठा लेते हैं, एक एक को उठा लेते हैं। तो सबसे पहले आप लेप्टोटीन को उठाओ। किसको उठाओगे, लेप्टोटीन को। अच्छा, लेप्टोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन में क्या होगा बेटा, तो सिंपल वही लाइन जो प्रोफेज में पढ़ी थी हमने, फर्स्ट लाइन। क्रोमेटिन का क्या होगा, संघनन। क्रोमेटिन का क्या होगा बेटा, संघनन। पहली बात तो। अब आ जाओ जाइगोटीन में, अब आ जाओ जाइगोटीन में। नाम पढ़ो जाइगो, जाइगो का मतलब यहाँ पे युग्म से लिया गया है, क्योंकि हिंदी अर्थ क्या था, युग्म पट। युग्म का मतलब जोड़ा, कहीं ना कहीं जोड़ा बनेगा। तो क्रोमेटिन संघनन होकर क्या बनवाता है बेटा, क्रोमोसोम। क्या बनवाता है, क्रोमोसोम। तो जाइगोटीन में पहली बात तो क्या होगी, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनेगा। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा, पहली बात तो ये बन जाएगी। अब ये जो समजात गुणसूत्र होंगे ना बेटा, ये समजात गुणसूत्र होंगे, इनके बीच में एक कोर संकुल बनेगा, जिसे हम कहेंगे सिनेप्टोनीमल संकुल। तो जाइगोटीन की एक और खास व्यवस्था क्या है, सिनेप्टोनीमल संकुल का निर्माण। सिनेप्टोनीमल संकुल का क्या होगा, निर्माण। तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करें जाइगोटीन की, तो यहां पर बाईवैलेंट संरचना बनेगी। क्या बनेगी, बाईवैलेंट संरचना। और किसका निर्माण होगा बेटा, टेट्राड का। किसका निर्माण होगा, टेट्राड का निर्माण। अब देखो, बाईवैलेंट और टेट्राड के निर्माण का फर्क क्या है, तो बाईवैलेंट का मतलब तो होगा बेटा दो समजात गुणसूत्र। बाईवैलेंट का मतलब तो क्या है, दो समजात गुणसूत्र। और टेट्राड का मतलब है बेटा 4 क्रोमेटिड। क्या होंगे, 4 क्रोमेटिड। और एक चीज और याद रखना बेटा, यहां पे सबसे बड़ी, 4 क्रोमेटिड होंगे और 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। और इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे तो इनको अपन सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। तो याद रखना, टेट्राड का मतलब 4 सिस्टर क्रोमेटिड और 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और बाईवैलेंट में 2 समजात गुणसूत्रों का जोड़ा होगा। ये प्रोसेस किसमें देखने को मिलेगा, जाइगोटीन में। जाइगोटीन के बाद में क्या आएगा बेटा, पैकाइटीन। क्या आएगा, पैकाइटीन। अब पैकाइटीन के अंदर क्या होगा, पैकाइटीन में देखो सबसे पहली बात याद रखना, यहां पर डीएनए का आदान प्रदान होगा। क्या होगा बेटा, डीएनए का आदान प्रदान। सबसे पहले डीएनए का आदान प्रदान। अब ये जो डीएनए का आदान प्रदान होगा वो किस दौरान होगा, किस दौरान होगा, तो याद रखना जीन विनिमय। किस दौरान होगा बेटा, जीन विनिमय या पुनर्संयोजन के दौरान। तो याद रखना, पैकाइटिन में जीन विनिमय होगा, पुनर्संयोजन होगा, डीएनए का आदान प्रदान होगा। ठीक है, एक चीज याद रखो, ये पूरा प्रोसेस
ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो किसी ना किसी एंजाइम से तो होगा ना। तो एंजाइम याद रखना बेटा आप, रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम याद रखोगे? रिकॉम्बिनेज एंजाइम उपस्थित। क्लियर बात है। अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा आप, यहाँ पे जब समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनेगा तो उसे हम कहेंगे सिनेप्सिस। क्या कहेंगे? सिनेप्सिस कहेंगे। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम उपस्थित हो गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? द्विपट। द्विपट होगा। अच्छा द्विपट यानी डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा? डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा? तो बेटा सिंपल बात समझो, जहां पर अपने पास में समजात गुणसूत्र बने जुड़ेंगे, जहां पर अपने पास में जीन विनिमय की क्रिया होगी, वहां पर जीन विनिमय वाली जगह पर, जीन विनिमय वाली जगह पर क्या बनेगा बेटा? काइजमेटा। क्या बनेगा? काइजमेटा बनेगा। तो आपको याद रखना है द्विपट में क्या बनेगा? काइजमेटा बनेगा। सिंपल संरचना समझो, एक ये अपने पास में स्ट्रक्चर है और एक अपने पास में ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्ट्रक्चर है ना, ये जो एक्स स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या कहेंगे? काइजमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? काइजमेटा कहेंगे। लास्ट अपने पास में आएगा, लास्ट अपने पास में क्या आएगा बेटा? डाइकाइनेसिस। क्या आएगा? डाइकाइनेसिस आएगा। और डाइकाइनेसिस की खास बात याद रखो, डाइकाइनेसिस की खास बात रखो, जो काइजमेटा हमने बनाया है, जो काइजमेटा हमने बनाया है उसका उपांति भवन होता है। उसका क्या होगा बेटा? उपांति भवन होता है। क्लियर बात है। अब दूसरी चीज यहां पे इंपोर्टेंट वही हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली। क्या हो जाएगी? केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व अन्य कोशिकांग क्या होंगे? गायब। अन्य कोशिकांग क्या होंगे बेटा? गायब। क्लियर बात है। तो यहां पे डाइकाइनेसिस हो गया। अब डाइकाइनेसिस के बाद में हमारे पास में मेटा। क्या आ जाएगा? मेटा। मेटा में प्रोफेज फर्स्ट याद, मेटा मेटा वाली अवस्था याद रखो समसूत्री की। क्या कहा था? गुणसूत्र मध्य, गुणसूत्र मध्य रेखा पर उपस्थित। पहली बात सेम लाइन, इतना ही चिपकाना, डायग्राम सेम हो जाएगा। एनाफेज, और ये गुणसूत्र जो होंगे ना बेटा वो याद रखना समजात गुणसूत्र। एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा बेटा? एनाफेज में क्या होगा? वही गुणसूत्र जो होंगे वो कहां चले जाएंगे? विपरीत ध्रुवों पर। कहां चले जाएंगे? विपरीत ध्रुवों पर। तो यहां लिख देता हूं मैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर। फिर अपने पास में क्या होगा? टीलोफेज। अब टीलोफेज में मैंने क्या कहा था बेटा? अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, गुणसूत्र क्या हो जाएंगे बेटा? अलग अलग हो जाएंगे। या हम कहें केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, अन्य कोशिकांग बढ़ जाएंगे। अब यहीं से अपने पास में, यहीं पर अपने पास में एक अवस्था बढ़ जाएगी। देखो अब G2, अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेम है अपने पास में। क्या है? सेम है। किसके सेम है अपने पास में? समसूत्री की तरह। तो याद करो हमने क्या कहा यहाँ पे? हमने क्या कहा? G1 रहेगा, S रहेगा, G2 रहेगा और मियोसिस फर्स्ट रहेगा। क्या रहेगा? मियोसिस फर्स्ट रहेगा। और मियोसिस फर्स्ट, और यहां पे मैंने लिखा बेटा मियोसिस सेकंड। क्या लिखा? मियोसिस सेकंड। क्यों लिख रहा हूं? इनके बीच में एक अवकाश पाया जाएगा, एक अल्पकालिक अवस्था पाई जाती है जिसे हम कहेंगे इंटरकाइनेसिस। ये क्या होती है बेटा? अल्पकालिक, कुछ समय के लिए बनती है, बाद में अपने पास में मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और याद रखना, मियोसिस सेकंड के अंदर अपने पास में क्या नहीं होती है? एस प्रावस्था नहीं होती है। बाकी G1 G2 होगी, बाकी प्रोसेस वैका वैका होगा। तो इस प्रकार से अपन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें अपन को समसूत्री वाले पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है तो ज्यादा नहीं लेंगे अपन।